चलिए भाई, ट्रांसफॉर्मर से जितने प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, पहला क्वेश्चन है, एक सामान्य ट्रांसफॉर्मर किस पर कार्य करता है। ठीक है, एक सामान्य ट्रांसफॉर्मर किस पर कार्य करता है। अब किसके लिए पूछा है भाई? ट्रांसफॉर्मर के लिए। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है भाई? परिणामित्र। क्या होता है? परिणामित्र। तो परिणामित्र जो है, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है, ये कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है? तो ये एसी सप्लाई पर। कौन सी? एसी सप्लाई पर। एसी सप्लाई का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो ट्रांसफॉर्मर जो है कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है? एसी सप्लाई पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर जो है डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता है। अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो ट्रांसफार्मर क्या होगा भाई? जल जाएगा। ठीक है, या फिर ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक या फिर प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो क्या हो जाती है? जल सकती है। अब देखो, थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये क्या होता है। देखो, बात किसकी कर रहे हैं? परिणामित्र की। परिणामित्र का मतलब क्या होता है भाई? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, परिणामित्र। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर जो है एक स्थितिक युक्ति है। ट्रांसफार्मर जो है एक किस प्रकार की युक्ति है? स्टैटिक प्रकार की। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो है एक स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक डिवाइस का मतलब यह होता है कि ट्रांसफार्मर जो है इसमें कोई भी भाग घूमने वाला नहीं होता है। तो स्टैटिक युक्ति यानी स्टैटिक डिवाइस, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी भाग घूर्णित। घूर्णित का मतलब क्या होता है? घूमने वाला। क्या होता है? घूमने वाला। घूर्णित भाग, घूर्णित भाग नहीं होता है। ठीक है, घूर्णित का मतलब क्या होता है? घूमने वाला भाग। घूमने वाला भाग का मतलब क्या होता है? रोटेटिंग पार्ट। रोटेटिंग पार्ट। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक स्थितिक प्रकार की युक्ति होती है। स्थितिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक डिवाइस। ठीक है, स्टैटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी भाग घूमने वाला नहीं होता है। क्लियर है? अब ट्रांसफार्मर जो है इसका कार्य क्या होता है, यहां पे देखते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या होता है? देखो, विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में तो ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है?
स्थानांतरित स्थानांतरित करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है, स्थानांतरण करता है। दूसरा पॉइंट देखो कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज व धारा को बढ़ा सकता है। यह पावर को नहीं बढ़ा सकता, नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज व धारा को बढ़ा सकता है लेकिन पावर को नहीं बढ़ा सकता है। उसके बाद में कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, देखो ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर वोल्टता का अपचयन, अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब होता है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन एवं वोल्टता का उच्चयन। उच्चयन का मतलब क्या होता है, स्टेप अप, स्टेप अप। सुगमता से किया जा सकता है, किया जा। ट्रांसफार्मर वोल्टता का अपचयन एवं वोल्टता का उच्चयन सुगमता से किया जा सकता है, यानी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। उसके बाद में ट्रांसफार्मर केवल एसी, यानी एसी का मतलब क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा, एसी पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर यानी प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। डीसी यानी डिस्ट धारा, डिस्ट धारा पर नहीं करता है। ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कौन सी, प्राथमिक वाइंडिंग, प्राथमिक वाइंडिंग। प्राथमिक वाइंडिंग क्यों जलेगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, तो सप्लाई किसको देते हैं, प्राथमिक वाइंडिंग को देते हैं। इसीलिए ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग जलेगी, प्राथमिक वाइंडिंग जलेगी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक होती है
प्राथमिक और एक होती है सेकेंडरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है हमारी प्राथमिक वाइंडिंग जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। उसके बाद में ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राथमिक वाइंडिंग जो है इसको एसी सप्लाई, एसी सप्लाई देते हैं। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसको लोड से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, लोड से जोड़ते हैं। अब यहां पे ये जो है किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन। किस प्रकार का भाई, स्टेप डाउन। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये किस प्रकार का है, स्टेप अप। किस प्रकार का है ये, स्टेप अप। तो यहां पे देखो एक है स्टेप डाउन और एक है स्टेप अप। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है उसको क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको लोड से संयोजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राथमिक वाइंडिंग है, प्राथमिक या प्राइमरी वाइंडिंग, प्राथमिक वाइंडिंग जो है एसी स्रोत से संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता है। उसके बाद में जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसको लोड से संयोजित किया जाता है। क्लियर है, तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो सेकेंडरी वाइंडिंग को किससे, लोड से संयोजित करते हैं। अब यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना, विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति का उपभोग करने वाली युक्ति कौन सी होती है भाई, सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे देखो तो एक ट्रांसफार्मर कौन सा हमारे पास में, स्टेप अप। और एक ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप डाउन। ठीक है, एक कौन सा, स्टेप अप। और दूसरा कौन सा है भाई, स्टेप डाउन। तो स्टेप अप का मतलब हो गया यहां पे, तो पहला पॉइंट देखो इसका, वह ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो दिए गए वोल्टेज को, दिए गए वोल्टेज को बढ़ा देता है, वह कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखो, इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में लो वोल्टेज, लो वोल्टेज दिया जाता है, दिया जाता है
और सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज प्राप्त होता है। ठीक है, यदि इसमें 110 वोल्टेज दिया जाए तो सेकेंडरी से कितना भाई, 220 वोल्टेज प्राप्त होता है। कितना होगा भाई, यदि इसमें 110 वोल्ट दिया जाए तो सेकेंडरी में क्या होगा, 220 वोल्टेज प्राप्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर किस प्रकार का है, स्टेप अप। तो स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है वो कम वोल्टेज को क्या करेगा, उच्च यानी हाई करेगा, यानी कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदल देगा। तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में है इसमें प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न, वाइंडिंग के टर्न, टर्न का मतलब होता है लपेटे, सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न से क्या होता है, कम होता है। क्लियर है, तो ये सारे पॉइंट किसके हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के। अब देखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। पहला पॉइंट देखो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना, इस ट्रांसफॉर्मर के द्वारा हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखो, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक वोल्टेज दी जाती है, दी जाती है, तो इसमें, तो इसमें वाइंडिंग के टर्न अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट देखो,
सेकेंडरी से कम सेकेंडरी से कम वोल्टेज प्राप्त होती है, क्योंकि सेकेंडरी में टर्न क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट किसके हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होगा वो क्या करेगा कि कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में परिवर्तित करेगा, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये अधिक वोल्टेज को क्या करेगा, कम वोल्टेज में परिवर्तित करेगा। जितने सारे पॉइंट मैंने आपको ये लिखवाए हैं ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन जो है वो है कि एक सामान्य ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसफार्मर जो है कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है, एसी सप्लाई पर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। तो ट्रांसफार्मर जो है इसका दूसरा नाम क्या होता है, परिणामित्र। उसके बाद में कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है, तो एसी सप्लाई पर। डीसी सप्लाई पर यह कार्य नहीं करता है। अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, या फिर ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। प्राथमिक वाइंडिंग क्यों जलेगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है उसको क्या देते हैं भाई, सप्लाई देते हैं। उसके बाद में ट्रांसफार्मर एक किस प्रकार का डिवाइस होता है, तो स्थितिक प्रकार का। उसके बाद में स्थितिक प्रकार का मतलब यह होता है कि इसमें कोई भी भाग घूमने वाला नहीं होता है। अगर इसमें कोई भी भाग घूमने वाला नहीं होता है तो बताओ इसमें जो घर्षण हानि होगी वो क्या होगी। तो आपको अगर पूछे कि घर्षण हानि क्या होगी, अगर आपको पूछे कि घर्षण हानि क्या होगी तो आपको बताना है शून्य। शून्य क्यों होगी, क्योंकि इसमें कोई भी भाग घूमने वाला नहीं होता है, इसीलिए इसकी जो घर्षण हानि होती है वो क्या होती है, शून्य होती है, जीरो होती है। क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पे है कि ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है, स्थानांतरित करता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज व धारा को बढ़ा सकता है, पावर को नहीं बढ़ा सकता। उसके बाद में है ट्रांसफार्मर वोल्टता का अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, स्टेप डाउन एवं वोल्टता का उच्चयन यानी स्टेप अप सुगमता से यानी आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद में है ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। अगर डीसी से जोड़ दिया जाए तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग कौन सी, प्राथमिक, वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। उसके बाद में होता है ये जो डायग्राम होते हैं, एक होता है ये तो किसका है, ये है स्टेप डाउन का, और ये किसका है, स्टेप अप का। तो यहाँ पे प्राथमिक को देते हैं सप्लाई और सेकेंडरी से जोड़ते हैं लोड। उसके बाद में ये वाले जो पॉइंट है यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट वह ट्रांसफार्मर जो दिए गए वोल्टेज को बढ़ा दे तो वो कौन सा होता है, स्टेप अप होता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक या प्राइमरी वाइंडिंग में लो वोल्टेज दिया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज प्राप्त होता है। उसके बाद में यदि इसमें 110 वोल्टेज दिया जाए तो सेकेंडरी से 220 वोल्टेज प्राप्त होता है। ठीक है। तो कम वोल्टेज देंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 220। उसके बाद में इसमें प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न से क्या होता है, कम होता है। उसके बाद में है हमारे पास में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है, इस ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक वोल्टेज दी जाती है, इसमें वाइंडिंग के टर्न यानी जो लपेटे की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद में है सेकेंडरी से कम वोल्टेज प्राप्त होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी में टर्न क्या होते हैं, कम होते हैं। अब यहां तक क्लियर है। उसके बाद में है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सबसे पहले आपको अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण
अन्योन्य प्रेरण का मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण या फिर म्यूचुअल इंडक्शन अगर आपको नहीं मिले तो सह प्रेरण, सह प्रेरण अगर नहीं मिले तो आपको करना है पारस्परिक पारस्परिक प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। अगर अन्योन्य प्रेरण नहीं मिले, म्यूचुअल इंडक्शन नहीं मिले, तो फिर आपको करना है सह प्रेरण या फिर आपको पारस्परिक प्रेरण आपको करना है। उसके बाद में अगर ये सारे पॉइंट अगर आपको नहीं मिले तो फिर आपको करना है कि जो ट्रांसफार्मर जो होता है वो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है या फिर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह होता है प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, कुंडली का मतलब क्या होता है? वाइंडिंग। क्या होता है? वाइंडिंग होता है। प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह के कारण बनने वाला चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स द्वारा द्वितीयक वाइंडिंग, द्वितीयक वाइंडिंग को काटने से द्वितीयक वाइंडिंग में क्या होता है? ईएमएफ क्या होगा भाई? उत्पन्न होगा। उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि इस ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, क्योंकि दक्षता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूछे आपको कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है उच्च होती है। कितनी होती है? तो 95% से कितनी होती है? 98%। अगर आपको पूछे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है, रेटिंग पूछे या फिर क्षमता, तो आपको बताना है केवीए या एमवीए। केवीए का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर और एमवीए का मतलब होता है मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो जितने पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर है? उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में, अब ए ऑप्शन है कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता, उसके बाद में है क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, उसके बाद में है क्रोड में अनंत पारगम्यता यानी चुंबकशीलता होती है, उसके बाद में है इनमें से सभी। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा।
यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा किसके लिए है, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की विशेषताएं देखो भाई। अब देखो, पहली जो विशेषता है, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, एफिशिएंसी। दक्षता का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी। तो इसकी जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, 100%। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि जो दोनों वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी होती है सेकेंडरी। दोनों वाइंडिंग में एक सेकेंड, दोनों दोनों वाइंडिंग में प्रतिरोध क्या होता है, शून्य। क्या होता है, शून्य होता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट देखो इसका, कोर में ट्रांसफार्मर की कोर में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, हानि नहीं होती है। उसके बाद में कोर में अनंत चुंबकशीलता, अनंत चुंबकशीलता होती है। उसके बाद में दोनों वाइंडिंग के बीच क्या होता है, अनंत प्रतिरोध। ठीक है, तो ये है भाई किसकी, आदर्श ट्रांसफार्मर की विशेषता। ठीक है, कोर के लिए अगर आपको पूछे, कोर के लिए, ठीक है, कोर के लिए अगर आपको पूछे तो इसमें एक कोर होती है CrGO। अब CrGO का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, देखो, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। तो यहां पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परिणाम मित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं, एक परिणाम मित्र का कोर यानी ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको पटलित यानी लेमिनेटेड क्यों करते हैं, या फिर किस हानि को कम करने के लिए किया जाता है। तो यहां पे किसके लिए, ट्रांसफार्मर क्रोड के लिए यहां पे पूछा है। कोर बोलो चाहे क्रोड बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है इसको लेमिनेटेड, लेमिनेटेड लेमिनेटेड का मतलब क्या होता है, पटलित, पटलित क्यों करते हैं, या फिर किस हानि को कम करने के लिए करते हैं। तो आपको बताना है, एक हानि होती है भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि का मतलब क्या होता है, एडी करंट,
एडी करंट हानि को कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको सिलिकॉन के लिए पूछे, सिलिकॉन स्टील के लिए अगर आपको पूछे तो किस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है, तो एक हानि होती है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस हानि यानी शैथिल्य, शैथिल्य हानि को कम करने के लिए, ठीक है। दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पूछा है पटलित, पटलित का मतलब क्या होता है, लेमिनेशन। तो लेमिनेटेड क्यों करते हैं, किस हानि को कम करने के लिए करते हैं, भंवर द्वारा हानि को कम करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अब सिलिकॉन में एक और लिख लो, सिलिकॉन जो स्टील होता है, तो स्टील में सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, तो 3.8% से 4.8 सॉरी 6%, ठीक है। तो यहां से आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अभी यहाँ पे इसके लिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्लियर है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अभी हमने देखा था, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है वो फेराडे के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। फेराडे का कौन सा नियम, तो फेराडे का विद्युत चुंबकीय परिरण का सिद्धांत, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मैंने अभी आपको बताया था, अन्योन्य परिरण या सह परिरण या पारस्परिक परिरण। अन्योन्य परिरण का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का अगर आपको क्या पूछे, सिद्धांत अगर आपको पूछे, तो आपको बताना है स्वपरिण, स्वपरिण। स्वपरिण का मतलब क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखो कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है, तो केवीए में होती है। किसमें होती है,
केवीए में। यहाँ पे देखो पावर ट्रांसफॉर्मर की केवीए क्षमता सामान्यतः 200 केवीए तक होती है। 200 केवीए तक होती है। यहां पे देखो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार संयोजन में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा संयोजन में क्या होती है, संयोजित होती है। उसके बाद में यह है ट्रांसमिशन। यह ट्रांसमिशन लाइन के सिरों पर वोल्टेज को घटाने व बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक लाइन और बस लास्ट। उत्पादन स्टेशन व उद्योगों के सब स्टेशनों पर पावर ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन पॉइंटों को भी ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर किसको रूपांतरित करता है। ट्रांसफार्मर किसको रूपांतरित करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है ऐसी विद्युत ऊर्जा ऐसी विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में समान आवृत्ति पर संचारित करता है। उसके बाद में ट्रांसफार्मर जो है
विद्युत चुंबकीय अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली कार्य करने वाला या करने वाली स्थिर युक्ति है। ठीक है, तो यहां पे बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट में आपको करवा देता हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि ट्रांसफार्मर या परिणामित्र करोड़ का पदार्थ है, आपको बताना है सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको पूछे ट्रांसफॉर्मर एक क्या है, ट्रांसफॉर्मर एक क्या है, तो प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक युक्ति है। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर क्रोड पटलित यानी लेमिनेशन या लेमिनेटेड करने का क्या उद्देश्य है। तो जो एडी करंट हानि होती है, एडी करंट हानि का मतलब क्या होता है, भंवर धारा हानि को कम करना, भंवर धारा हानि को कम करना। उसके बाद में अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर या फिर परिणामित्र स्थानांतरण करता है, स्थानांतरण या फिर ऐसे कर लो परिवर्तित करता है, परिवर्तित तो यहां पे धारा व वोल्टेज। ठीक है। अगला पॉइंट है ट्रांसफॉर्मर या फिर परिणामित्र में विद्युत का कार्य है। तो इसका कार्य क्या होता है, वायु की नमी कम करना।
वायु की नमी कम करना। उसके बाद में अगला पॉइंट देखो, ट्रांसफॉर्मर में ताम्र हानियां होती है। ट्रांसफॉर्मर में ताम्र हानियां होती है। किसमें होती है? कुंडली में। कुंडली का मतलब क्या होता है? वाइंडिंग में। ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर में प्रयुक्त तेल होता है। प्रयुक्त तेल होता है, कौन सा होता है? खनिज तेल, यानी मिनरल ऑयल। या फिर एक तेल और होता है, उसको बोलते हैं सिंथेटिक। ठीक है। उसके बाद में एक स्टेप अप, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कम करता है। किसको करेगा भाई? धारा को। किसको करेगा? धारा को। अगला पॉइंट है उच्च आवृत्ति। ट्रांसफॉर्मर में क्रोड का पदार्थ है। आपको बताना है भाई फेराइट। क्या बताना है? फेराइट। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर का सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग कौन सा होता है? तो वो होती है वाइंडिंग, यानी कुंडलियां। कुंडलियां का मतलब क्या होता है? वाइंडिंग। ठीक है। तो ये जितने सारे पॉइंट है, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन पॉइंटों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद में कुछ पॉइंट और है, वो मैं आपको करवा देता हूं। यहां पे देखो, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर के विद्युत में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा होता है? वो होती है सिलिका जेल। क्या होती है? सिलिका जेल। उसके बाद में पूछे कि शुष्क सिलिका जेल, शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? आपको बताना है नीला। कैसा होता है भाई? नीला होता है। उसके बाद में ऑटो ट्रांसफार्मर,
ऑटो ट्रांसफॉर्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग या फिर एक कुंडली होती है। उसके बाद में है ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का कार्य है। तो तेल के प्रसार एवं संकुचन को समायोजित करना। ठीक है। उसके बाद में है ट्रांसफॉर्मर में उत्पन्न होने वाला शोर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं भाई हमिंग। क्या बोलते हैं उसको? हमिंग कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में है धारा ट्रांसफॉर्मर यानी परिणामित्र का मुख्य प्रयोग। मुख्य प्रयोग जो है वो एसी पर उच्च धारा उच्च धारा मापन। अगला पॉइंट देखो, यदि ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो ट्रांसफार्मर जो होगा वो जल सकता है या फिर जल जाएगा। हाँ, जल सकता है। एक सेकेंड। उसके बाद में लेमिनेशन क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं या फिर किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल ट्रांसफॉर्मर में प्रयुक्त ट्रांसफॉर्मर ऑयल का कार्य जो होता है वो क्या होता है?
तो इंसुलेशन, इंसुलेशन तथा कूलिंग उपलब्ध उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो मेन जितने सारे पॉइंट है मैंने आपको नोट करवा दिया है, और ये वही पॉइंट है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंटों को आपको ध्यान से देखना है और आपको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है साथियों, तो आज की जो क्लास है वो करते हैं यहीं पे समाप्त, उसके बाद में करते हैं अगली क्लास में।